हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बायोलॉजी के लेक्चर को समझ रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं कि क्या क्या करने होते हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी में, सबसे पहले शुरुआती दौर में कि क्या क्या करेंगे, है ना। तो सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्रम, प्रोसेस। क्या प्रोसेस होती है कि हम लोग पुनर्योगज डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए बनाने का तरीका तो हम लोगों ने जान लिया, सिद्धांत तो हम लोगों ने जान लिया है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए बना लिए हैं। तरीका तो हम लोगों ने जान लिया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेने के बाद, पुनर्योगज डीएनए बना लेने के बाद कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, कौन कौन सा अब उनका उपयोग होगा, कैसे उपयोग होगा, ये हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, इसके लिए थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम को जानते हैं कि क्या क्या होता है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, मतलब जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं ना, वो सिद्धांत का ही थोड़ा सा एडवांस चीज़ है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको सिद्धांत याद है तो ये भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखते हैं क्या है एनसीईआरटी जी हमसे क्या कह रही हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है, जैसे डीएनए का विलयन, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से जोड़ना, ऐसे होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। डीएनए विलयन मतलब डीएनए को अलग करना, फिर डीएनए को काटना, फिर डीएनए को जोड़ना प्लाज्मिड में, फिर उसके बाद से उसका स्थानांतरण करा देना। ठीक है, फिर पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में हस्तांतरण, जैसे कि मैंने बताया। फिर परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। ठीक है, ये सारे प्रक्रम है। मतलब क्या है, पहला प्रक्रम क्या है कि पहले डीएनए के खंड को अलग करना है। ठीक है, क्या करना है, अलग करना है। सेकंड चीज, उसको काटना है, डीएनए को काटना है, फिर उसको प्लाज्मिड में जोड़ना है। ठीक है, प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद उसको परपोषी किसी में स्थानांतरित करवाना पड़ता है, परपोषी में स्थानांतरित करा देंगे। फिर पांचवा प्रक्रम है कि परपोषी में स्थानांतरित कराने के बाद उससे हम लोग को वांछित उत्पाद प्राप्त करना है कि हम लोग को कैसा उत्पाद चाहिए। तो यही प्रक्रम है और यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पहले हम लोग को पृथक्करण करना है। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था कि डीएनए को पहले क्या करना होता है, डीएनए को काटना होता है ना। डीएनए को काटने के लिए आपको क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जब डीएनए हम लोग काटते हैं तो क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए डीएनए को काटने के लिए, जिसको हम लोग आणविक कैची भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद क्योंकि एक्सप्लेनेशन है तो हम लोग को जानना पड़ेगा डिटेल में। तो देखो, याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। इतना तो आप लोग को पता ही है कि न्यूक्लिक एसिड इस दुनिया के सभी जीवों का क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये सबका आनुवंशिक पदार्थ है, इतना तो फाइनल है। आगे क्या है कि अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोज अम्ल या हमल होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। इतना तो क्लियर है आपको कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब में का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। तो उनमें भी अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए ही होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसी को आपको लिखना भी है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए
यह आवश्यक है कि यह दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि डीएनए को हम लोग को काटना होता है, तो डीएनए को काटने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो डीएनए को काटने के लिए हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, और काटने के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वो और भी वृहद अणुओं से अलग हो। मतलब डीएनए बिल्कुल शुद्ध हो। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि डीएनए क्या हो? बिल्कुल शुद्ध हो। उसको काटने से पहले ये चेक कर लिया जाता है कि डीएनए जिस डीएनए को काटना है वो डीएनए शुद्ध है या नहीं है। मतलब उसमें और भी कोई पदार्थ तो मिला हुआ नहीं है। अगर उसमें और भी कोई पदार्थ मिला हुआ होगा तो उस पदार्थ को अलग पहले करेंगे और उसके बाद डीएनए को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम से काटेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि डीएनए को काटने के लिए उसको पहले क्या होना चाहिए? अलग अलग पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। तो पहली चीज तो यही है कि डीएनए अलग अलग झिल्लियों से क्या होता है? घिरा रहता है। इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित यानी कि रिलीज हो सके। ठीक है, यानी कि पहले क्या करेंगे? कोशिका को खोलेंगे। कोशिका खोलने के बाद डीएनए वहां से रिलीज होगा, इन सब के साथ रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक लाइसोजाइम, सेल्यूलोज या काइटिनेज जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित हो सके। ठीक है, तो डीएनए को काटने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि डीएनए अलग अलग पदार्थों से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें कोई भी पदार्थ मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को कोशिका को खोलना पड़ेगा, और कोशिका को हम लोग खोलेंगे लाइसोजाइम, काइटिनेज या सेल्यूलोज जैसे एंजाइम से। ठीक है, खोलेंगे तो कोशिका खुल जाएगी, उसके बाद से डीएनए निकल जाएगा। डीएनए निकलने के बाद हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे और डीएनए को काट देंगे। ठीक है, इसमें यही सारी चीजें बातें हैं। तो डीएनए के काटने के बाद यहाँ पे वही चीजें हैं। फिर डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। अब डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर पहले काटेंगे कैसे? देखो यहाँ पे पहले क्या है? डीएनए को पहले हमको विलगन करना, पृथक्करण करना। पहले डीएनए को हम अलग करेंगे ना। मान लो कि जैसे चावल बनाना होता है घर में, तो पहले चावल को चुना जाता है, चावल को कंकड़ों से अलग किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है ना। या फिर जो भी गंदगी होती है, गंदगी अलग कर ली जाती है। वैसे ही डीएनए को काटना है तो पहले डीएनए को शुद्ध रूप में हमको प्राप्त करना होगा। ठीक है, डीएनए को हमको इन सब से अलग करना पड़ेगा, और तब होगा जब लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेलुलोज जैसे एंजाइम उपयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये बात हो गई कि डीएनए को हम लोग पहले निकाल लेंगे। जब डीएनए निकल जाएगा उसके बाद हम लोग डीएनए को काटेंगे। तो देखो, शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम यानी ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोज वाला मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियो देख लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बताया है कैसे काट के अलग किया जाता है। एगारोज जेल वैद्युत का संचालन प्रतिबंधन एंजाइम का पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डीएनए अलग किया गया कोशिका से, उसको फिर ऑप्टिमम परिस्थितियों में क्या किया जाता है? काटा जाता है। ऑप्टिमम परिस्थितियों में काटा जाता है। अब ये ऑप्टिमम परिस्थिति का मतलब क्या होता है? देखो, डीएनए तो बहुत छोटा होता है। डीएनए क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो उसको काटने के लिए पहले हमको इसको बड़ा करके देखना होगा ना। तो ऐसे मशीन में यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में होता क्या है, उसके पहले पहले डीएनए को काटा जाता है। डीएनए को काटने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है, उसको किसी ना किसी मशीन में रखा जाता होगा, तभी तो कटेगा डीएनए। तो डीएनए को एक ऑप्टिमम परिस्थिति में रखा जाता है, उसको बड़ा करके देखा जाता है। फिर वहाँ पे जब सीक्वेंस मिल जाता है, कौन से सीक्वेंस पे काटा जाता है? आपको मैंने बताया था, पॉलिंड्रोम सीक्वेंस पे डीएनए को काटा जाता है। ठीक है, जब डीएनए कट जाता है तो फिर उसको एगारोस जेल में भर के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालते हैं। फिर डीएनए, आपको पता है कि डीएनए रीनावेशित होता है तो एनोड की ओर चला जाता है। एनोड की ओर डीएनए खींच लिया जाता है, फिर उसको है ना अलग कर लिया जाता है।
उसके बाद क्या है, डीएनए के जोड़ने में कई प्रक्रम शामिल हैं, जैसे स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से काटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या है कि जब डीएनए अलग कर लिया गया है, तो जो डीएनए काट के अलग कर लिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन द्वारा, अब उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी काटा जाता है, और जो डीएनए अलग किया गया है वो डीएनए को यहाँ पर लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ तो मैं आपको कितने दिन से बता रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से डीएनए कट जाता है और फिर उसको जोड़ भी दिया जाता है। तो दो प्रक्रम हमने समझ लिए कि डीएनए को कैसे पृथक करना है, उसके बाद उसको काटना कैसे है। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है, ये पीसीआर आएगा ही आएगा। सो पीसीआर को देखते हैं कि होता क्या है। देखो, असलियत में पीसीआर का काम क्या है कि इसको पीसीआर का यूज करके आप छोटे से छोटे डीएनए के खंड को बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, है ना, बड़ा से बड़ा किया जा सकता है इस पीसीआर के वजह से, ठीक है। तो पीसीआर में होता क्या है, बेसिकली पीसीआर में 3 चरण होते हैं। पहला होता है, एक काम को मैं फिगर में ही आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये सब तो लैंग्वेज है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं पढ़ के बता दूंगा। देखो, पीसीआर का पहला काम है निष्क्रियकरण, दूसरा काम है तपानुशीलन, और तीसरा है प्रसारण। तो पहले क्या किया जाता है कि जैसे ये डीएनए है, देखो ये सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये एक सीक्वेंस है। मान लो कि मुझे एक डीएनए का बहुत ही छोटा खंड मिला है, बहुत ही छोटा खंड मिला है, लेकिन मुझे ज़रूरत है बहुत बड़ी डीएनए के खंड की। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पीसीआर मशीन में डालेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालने के साथ उसके साथ हम लोग को कुछ केमिकल डालने होंगे। जैसे कि मान लो कि अगर सब्जी बनानी है तो सब्जी के साथ कुछ ना कुछ तो तेल, नमक और भी मसाले चाहिए ना। तो वैसे ही जब डीएनए को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए डाला जाता है तो इसके साथ क्या क्या डाला जाता है, इसके साथ कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं। उन एंजाइम के नाम मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो पहला जो होता है वो होता है एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज, है ना, एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये पहला एंजाइम होता है। उसके बाद एक केमिकल चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और तीसरा चाहिए डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये 3 चीज़ें मिलाकर डीएनए में मिलाकर पीसीआर में डाल दिया जाता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पीसीआर एक ऐसी विधि है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी विधि है जिससे हम डीएनए के छोटे से छोटे खंड को कई गुना बड़ा किया जा सकता है, कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो कि मुझे डीएनए का एक बहुत ही छोटा खंड मिला है, लेकिन मुझे ज़रूरत है बहुत बड़ी की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उस डीएनए के छोटे खंड को उसके साथ मैं टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मिलाऊंगा, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मिलाऊंगा, साथ ही साथ उसमें मैं मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाऊंगा और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड मिलाऊंगा, और सब मिला जुला के डीएनए को मैं पीसीआर में डाल दूंगा और फर्स्ट काम करूंगा निष्क्रियकरण करूंगा। इसके लिए मैं इस डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? पीसीआर में निष्क्रियकरण करने के लिए डीएनए को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा? 92 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, ताकि डीएनए निष्क्रिय हो जाए। डीएनए क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाए। उसके बाद फिर जब ये निष्क्रियकरण हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में करूंगा। देखो निष्क्रियकरण होने में क्या होता है, निष्क्रियकरण में क्या होता है कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बीच से कट जाता है, ठीक है। निष्क्रियकरण में डीएनए का जो बीच का न्यूक्लियोटाइड होता है ये एक दूसरे से कट जाते हैं,
देखो बीचे बीच कट जाएगा, देखो यहाँ पे कटा है ना, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम के बीच यहाँ पे कितनी कम दूरी थी, लेकिन यहाँ पे देखो इतनी बड़ी दूरी है। तो निष्क्रियकरण में क्या किया जाता है कि डीएनए को सारे केमिकल जो मैं आपको बताया, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड को मिलाकर 92 डिग्री सेल्सियस पे मैं उस छोटे से खंड को डीएनए को गर्म करूंगा, जिससे डीएनए निष्क्रियकृत हो जाएगा और डीएनए खुल जाएगा, टोटल पूरा उभर जाएगा। उसके बाद मैं तापानुशीलन स्टेप करूंगा, जिसमें मैं इस खुले हुए डीएनए को 48 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा। कितने? 48 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको गर्म करूंगा। और 48 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद क्या होगा, उसके बाद देखो इसके जो 48 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद, तापानुशीलन करने के बाद, ये जो इसके छोटे छोटे खंड है ये बड़े होने लगेंगे। देखो यहाँ पे बड़े हो गए हैं, इसका ये छोटा सा खंड बड़ा हो गया, बड़ा होने यानी कि प्रसारण होने लगेगा। प्रसारण में भी क्या होगा, प्रसारण में हम लोग इस डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 72 डिग्री सेल्सियस पे उस डीएनए को हम लोग गर्म करते हैं, जिससे अब ये जो डीएनए है, देखो मेरे पास डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा खंड था, लेकिन मैंने उसे निष्क्रियकरण करके यानी कि 92 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके, फिर तापानुशीलन यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके, और फिर उसके बाद प्रसारण मैंने कर दिया, फिर 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरा छोटा सा डीएनए का खंड, अब देखो मेरे पास डीएनए का 2 खंड मिल गया, एक ये और एक ये। तो यही है पीसीआर का कमाल। और ये एक बार में नहीं होता है, ये इसको 30 से 36 चक्र तक किया जाता है। मतलब निष्क्रियकरण कीजिए, तपानुशीलन कीजिए, प्रसार कीजिए, फिर निष्क्रियकरण कीजिए, तपानुशीलन कीजिए, प्रसार कीजिए। इस टाइप से इसको 30 बार दोहराना पड़ता है, 30 या 36 बार दोहराना पड़ता है, तब जाके हमारा डीएनए का छोटा सा खंड बहुत बड़ा होके हमारे सामने निकलता है। अब उसके साथ आप उसको जहां मर्जी वहां पे काटिए, जहां मर्जी वहां पे उसको जोड़िए। यही सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। तो एक बार मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में के उपक्रमकों में प्राइमर्स यानी कि छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं कि 2 समुच्चयों व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के उपयोग करते हुए पात्र यानी कि इनविट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रकृतियों का संश्लेषण होता है। मैंने बताया ना, तो डीएनए के जो भी खंड होते हैं, जो भी छोटे या बड़े खंड होते हैं, उससे हम लोग कई प्रतिकृति बना सकते हैं पीसीआर के द्वारा। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है। उपक्रमकों को क्या कर देता है? विस्तृत कर देता है, यानी कि प्रसार कर देता है। मैंने आपको बताया था प्रसार कर देता है, यानी कि 3 स्टेप में। तो यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है, तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धित किया जा सकता है। सोच रहे हो, एक डीएनए का खंड, यानी कि अगर आपके पास 1 इंच का डीएनए है तो आप उसको पीसीआर करके 1 अरब गुना बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 अरब इंच का बना सकते हैं पीसीआर के द्वारा। उसके बाद से उस डीएनए का उपयोग जहां आपको मर्जी है वहां पे उस डीएनए का उपयोग कीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये है डीएनए का पीसीआर का कमाल। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आपको अच्छे से इसको लिखिए। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ है। यह सतत प्रवर्धन तापस्थायी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यानी जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से पृथक किया गया है द्वारा किया जाता है। यानी कि यह सतत प्रवर्धन तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए को विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तब यह प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बस मैंने आपको बताया कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर एक इनविट्रो मतलब उसको क्या कहते हैं,
इन विट्रो को अधात्री अंदर कहते हैं, ये यहाँ पे पात्रे संवर्धन कहते हैं। किसी यानी बर्तन के अंदर अगर किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसको इन विट्रो कहते हैं। तो पीसीआर में क्या होता है कि छोटे से डीएनए खंड को टैग पॉलीमरेज एंजाइम, मैग्नीशियम क्लोराइड और डाइमेथाइल सल्फोक्साइड को मिलाकर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए डीएनए खंड को डाल दिया जाता है। उसके बाद उसका पहला चरण स्टार्ट किया जाता है निष्क्रियकरण, जिसमें डीएनए को 1 मिनट तक 92 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट किया जाता है। 92 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के बाद डीएनए का जो खंड होता है वो टोटल खुल जाता है। उसके बाद तापानुशीलन में डीएनए को 48 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 1 मिनट तक। उसके बाद वो जो खंड होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके टेम्पलेट बन जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर स्टार्ट किया जाता है क्या, प्रसारण, जिसमें डीएनए के खंड को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 1 मिनट तक। उसके बाद जो डीएनए का खंड होता है वो प्रसार हो जाता है और इस क्रिया को 30 से 36 बार दोहराया जाता है, कई बार दोहराया जाता है, जिससे हमें डीएनए का बहुत बड़ा खंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों में वही चीज़ें मैंने बताया, बस देखो यहाँ पे वो तो मैंने आपको बताया ही, समझाया ही था। तो इस फिगर को आप लोग बना लेंगे पीसीआर का। हालांकि फिगर तो एग्जाम में नहीं पूछता है और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पीसीआर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन, यानी कि अब पुनर्योगज डीएनए मेरे पास मिल गया, पुनर्योगज डीएनए मैंने बना लिया। अब उसका क्या होगा, अब उसको हम लोग परपोषी कोशिका में निवेशन करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। तो परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करने के लिए यहाँ पे क्या है कि बंधे हुए डीएनए को, यहाँ पे क्या है, बंधे हुए डीएनए को आदाता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। आदाता कोशिका मतलब क्या, मतलब जिस कोशिका में हम लोग को डीएनए प्रवेश कराना है, तो काफी सारी विधियां हैं। यह कार्य जब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। मतलब जिस कोशिका में हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिट कराना है वो तब कराया जा सकता है जब वह कोशिका उस डीएनए को धारण करने लायक बन जाए। इसके लिए मैंने ऊपर काफी सारी विधियां बताई हैं। देखो ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, यहाँ पे काफी सारी विधियां हैं। मैंने आप बताया था कि जहां जहां रेड डॉट है वहां से वो विधि स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर किया है, तो एक बार जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो मैंने बता दिया कि काफी सारी विधियां जिससे डीएनए को, कई सारी विधियां जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में हम लोग क्या कर देते हैं, स्थानांतरित करा देते हैं। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक जैसे एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है तो ई कोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग रूपांतरित कराने के लिए परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती हैं, जबकि अरूपांतरित आदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब प्लाज्मिड में पुनर्योगज डीएनए जोड़ा जाता है और उसको जब ये डीएनए प्रतिकृति अपना बनाने लगता है तो डीएनए ये कंफर्म करता है, ऊपर मैंने बताया था कि इसमें कई सारे ऐसे स्थान होते हैं जो रूपांतरित होने वाले होते हैं और कुछ रूपांतरित होने वाले नहीं होते हैं। तो जो रूपांतरित होने वाले नहीं होते वो कोशिका मर जाते हैं, फिर उसके आगे प्रतिकृति डीएनए बनाने लगता है, फिर कोशिका जो रूपांतरित नहीं होने वाली होती मर जाती है और फिर डीएनए अपना आगे प्रतिकृति बनाने लगता है और पूरे प्लाज्मिड को अपने जैसा बना लेता है। ठीक है, और उसको उसमें एक वर्ण योग्य चिन्हक होता है जिसको हम लोग मार्कर कहते हैं। ये पता लगाता है कि उस प्लाज्मिड में कौन सा ऐसा स्थान है जो रूपांतरित नहीं हो सकता है डीएनए से, तो उसको वो मार दिया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक, उद्देश्य है, टॉपिक नहीं, एक उद्देश्य है कि आखिर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते क्यों हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते क्यों है। ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि हम लोग मनुष्यों के लिए क्या कर सके, मनुष्यों के लिए उपयोगी पदार्थ बना सके। तो पहले तो इसको टेस्टिंग किया जाता है ना। अब मान लो कि पहले प्लाज्मिड बनाया गया, जैसे मान लो कि मैं कुछ पदार्थ बनाना चाहता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, तो मैं डायरेक्ट तो फैक्ट्री में नहीं लेके जाऊंगा, मैंने प्लाज्मिड में डीएनए जोड़ा, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, अब मैं इसको ई कोलाई के माध्यम से दूसरे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित भी करा दिया, और अब मुझे कुछ उपयोगी पदार्थ चाहिए, जैसे कि मुझे कोई प्रोटीन चाहिए, मान लो मुझे कोई प्रोटीन चाहिए, तो मैं लैब में इसका टेस्ट करूंगा ना। पहले लैब में मैं टेस्ट करूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ बन रहा है, तो उसके बाद मैं फैक्ट्री में भेजूंगा, उसके बाद से जब प्रोटीन ज़्यादा बनने लगेगी तो मार्केट में भी उस प्रोटीन को भेजा जाने लगेगा बिजनेस के लिए। तो वही मैं पहले यहाँ पे लैब के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है। देखो, तो लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग वांछित प्रोटीन का उत्पादन कर सके। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पहचान होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं। बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्त को समझने के लिए कई तकनीकी बातों का विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पहचान होना बहुत जरूरी है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पहचान सबसे अच्छा बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थिति में होता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोग को कई सारे तकनीकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। मतलब वांछित जीन को क्लोन करने और लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने का सोच सकता है। मतलब कि डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी परपोषी कोशिका में भेज दिया है। जब भेज दिया है तो उसके बाद हम लोग अब जैसा प्रोटीन चाहे वैसा बनाने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, और उसके बाद जो हम लोग को प्रोटीन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं ये वाली चीज, कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता होती है। मतलब जो प्रोटीन हम लोग को बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, उसके लिए हम लोगों को एक मशीन चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। देखो मैं फिगर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये बायोरिएक्टर हमको चाहिए। इस बायोरिएक्टर में क्या होता है कि बिल्कुल जो हम लोग परपोषी कोशिका बनाए हैं उसके अनुकूलतम परिस्थिति अंदर मौजूद होती है कि वो अंदर जीवित रहे, उसको खाना, ये जो पंख आप लोग देख रहे हैं, मोटर आप देख रहे हैं, ये बेलन के आकार का पूरा एक टंकी होता है। इस टंकी में यहाँ पे लगा होता है मोटर, पंखे लगे होते हैं जिसको हम लोग विलोडन कहते हैं। अब इसमें जो कोशिका हम लोग डालेंगे, जो परपोषी कोशिका डालेंगे, उसके लिए अंदर यहाँ पे खाना पीना पूरा अच्छा माहौल होता है। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए जो यहाँ पे परपोषी कोशिका डाला गया है, एक मशीन के द्वारा इस सारे पंखों को घुमाया जाएगा। देखो यहाँ पे घूमने का साइन बनाया गया है, ये घूमेगा। घूमने के बाद क्या होगा कि जो भी कोशिका हमने डाला है वो घूम के चारों तरफ उसको घुमाएगा, सारी कोशिकाओं को घुमाएगा, और घुमाने के बाद, है ना, घुमाने के बाद उसको क्या करेगा,
इसके अंदर जितने भी खाना पीना ऑक्सीजन रखा हुआ है सब उन कोशिकाओं को मिल जाएगा। अगर मान लो कि ये घुमाता नहीं तो सारी कोशिकाएं आके नीचे जमा हो जाएंगी, सब जाके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, तो उसको सबको खाना पीना नहीं मिल पाएगा, जिससे वो कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगी। और वो अगर जीवित नहीं रह पाएंगे तो हम लोग को प्रोटीन मिलेगा नहीं। तो क्या क्या किया जाता है कि इसको घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद जब ये घूमने लगता है तो होता क्या है कि चारों तरफ वो सारी कोशिकाएं फैल जाती हैं और कोने कोने में चली जाती हैं और उसको खाना पीना मिल जाता है। जब वो खाने पीने लग जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों को वो लोग प्रोटीन देते हैं, जो कि हम लोग के लिए ज़रूरी होता है, और उसको किसी न किसी यहाँ से माध्यम से निकाल लेते हैं। तो यही है बाहरी उत्पाद प्राप्त करना। यही चीज़ें इसमें टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, जो आप लोग देख लेंगे और जो भी अंडरलाइन किया गया आप उसको लिख लेंगे। मैंने बताया था कि जो मैं रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पीले कलर से अंडरलाइन किया है यानी हाईलाइट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखना है, लेकिन रेड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोटीन तो मिल गया, आपने प्रोटीन बना लिया, अब उस प्रोटीन का बिजनेस कैसे करेंगे? उसको तो मार्केटाइजेशन करना पड़ेगा ना, कैपिटलाइजेशन उसको करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए, विपणन यानी बंटवारा करने के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया है बायो रिएक्टर से ऊपर अभी, ठीक है, उस प्रोडक्ट का क्या होगा, जांच पड़ताल होगा, उसको पृथक्करण किया जाएगा, अलग किया जाएगा, उसमें जो अशुद्धि होगी उसको ठीक किया जाएगा, उसका जांच परख होगा, उसके बाद उसका विपणन कर दिया जाएगा, व्यापारीकरण कर दिया जाता है, जिसको हम लोग अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कुछ लाइनें लिखी हुई जो देख लेते हैं उसमें क्या है, कुछ काम की चीजें होंगी। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण फॉर्म्यूलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए विभिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब प्रोटीन बन जाता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका जांच पड़ताल होता है, क्योंकि ऐसे ही तो उसको मार्केट में भेज नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे ही वो मार्केट में चला गया तो फिर उसका हो सकता है कुछ गलत परिणाम निकले। इसी वजह से उसका अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद उसका मार्केटाइजेशन किया जाता है, मार्केट में भेजा जाता है बिजनेस के लिए। तो ये है आपका टोटल बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से उसको चेकआउट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, और नीचे कुछ क्वेश्चन है जिस पे मैंने ये रेड टिक किया है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को लिखिए, और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका PDF बना के मैं अपलोड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे ट्यून कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा चैनल आप लोग को पता ही है, बायोलॉजी नर्ड्स हिंदी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है जो भी मैंने रेड टिक किया है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। तो और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।